स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जितने भी चैप्टर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में है, 11th क्लास हिस्ट्री में है, उसका पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और वो भी एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, जो कि है एनिमेशन के थ्रू हम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसकी शुरुआत वैसे तो आदि मानव के आगमन से होता है। मतलब जो मानव जैसी जो प्रजातियां जब इस पृथ्वी पे आई, तब से हम वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम मानव की प्राचीन सभ्यता, जिसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता से हम शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आदि मानव के आगमन के बारे में भी चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ताकि आप आसानी से मेसोपोटामिया सभ्यता को भी समझ सके, चीज़ें आप रिलेट कर पाए। ठीक है, तो देखिए, इस दुनिया में कुछ ऐसी प्रजाति जो कि 56 लाख वर्ष पहले आए, जिसको हम मतलब मानव की कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ ऐसे प्राणी जो कि 56 लाख वर्ष पहले, आज से 56 लाख वर्ष पहले यहाँ पे आए थे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मानव कह सकते थे। उसके बाद आदि मानव की बहुत सारी प्रजातियाँ आई और वो लुप्त होती चली गई। ठीक है, इसमें एक विद्वान का नाम याद रखिए आप, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो मतलब मानव का जो विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ है और जानवरों से हुआ है। मतलब जानवरों से ही हम क्रमिक रूप से विकसित होते गए, हमारे अंदर परिवर्तन आते चले गए और हम आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस बन गए। तो होमो सैपियंस की जो प्रजाति है, ये 1,60,000 साल पहले इस धरती पे मतलब उनका विकास देखने को मिलता है। अब स्टार्टिंग में क्या था कि भाई जो मानव थे वो सभ्य नहीं थे। सभ्य का मतलब क्या होता है? सभ्य का मतलब होता है आप एक जगह पे स्थायी रूप से रहते हैं, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, है ना, एक अच्छी भाषा बोलते हैं, तो आप क्या है, सभ्य है। अच्छे घरों में रहते हैं, आप सभ्य है। लेकिन क्या आदि मानव सभ्य थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई? केले का पट्टा लपेट के इधर उधर भटकते रहते थे, हुला लाला, अजीब अजीब आवाज निकाल रहे, कोई भाषा नहीं है उनके पास, रहने के लिए स्थायी जगह नहीं है उनके पास। ठीक है, तो वो सभ्य नहीं थे। वो ज़्यादातर शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे, उनको खेती करने नहीं आता था। ठीक है, शिकार कर रहे हैं या फिर फल फूल है उनको इकट्ठा कर लिया, पेड़ से गिर गया या तोड़ के खा लिया। ठीक है, खेती वगैरह उनको करने नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर कुछ परिवर्तन आया, उन्होंने औजार बनाने शुरू किए। उस औजार के माध्यम से उन्होंने खेती करना शुरू किया। जहाँ पे खेती करना स्टार्ट किया, वहाँ पे उन्होंने घर बनाए और वहाँ पे धीरे धीरे वो स्थायी रूप से रहने लग गए। उसके बाद शहरी जीवन का विकास हुआ, यानी कि हम दूसरे चैप्टर में शहरी जीवन की ही बात करने वाले हैं। शहरी जीवन, और फिर आगे चल के लेखन कला का विकास होगा। लेखन कला ने क्या किया भाई, एक उल्लेखनीय प्रगति लाया हमारे जीवन में, बहुत बड़ा मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया लेखन कला ने। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम दूसरे चैप्टर में समझने वाले हैं। तो देखिए, दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, अभी ये मेसोपोटामिया है क्या? सभ्यता का मतलब तो आप समझ चुके हैं। मेसोपोटामिया क्या है? तो मेसोपोटामिया एक जगह है, इसको इस समय हम इराक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इराक है कहाँ भैया? देखो, इराक, आप एशिया का मैप उठाए, मतलब आप वर्ल्ड के मैप को देखिए और एशिया में आप देखेंगे ये पश्चिमी एशिया का एक देश है, जहाँ पे आप इराक, ईरान, सीरिया, है ना, मिस्र के साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सऊदी अरब के साइड आपको ये देश दिख जाएगा। ठीक है, तो इराक को ही हम प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। यहाँ पे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। पहले लोग जो सभ्य हुए, जो अच्छे नगरों में रहना शुरू किया, लेखन कला का जो शुरुआत किया था, वो यहीं के लोग थे। ठीक है, तो देखिए अब मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका मेसोस। मेसोस का अर्थ होता है मध्य यानी कि बीच का एरिया। और दूसरा जो शब्द है वो है पोटैमोस। पोटैमोस का अर्थ होता है नदी, यानी कि मध्य नदी। नदी के जो बीच का भूभाग था उसको हम क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया बोलते हैं। अब ये मेसोपोटामिया जो था वो कौन सी नदी के बीच का भूभाग है भैया? तो दजला और फरात नदी, 2 नदियां हैं। जैसे कि हमारे देश में गंगा, यमुना, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी तरीके से इराक में 2 नदी बहती है, जो फेमस नदी है दजला और फरात नदी। इन दोनों नदियों के बीच में ये जो मेसोपोटामिया जो जगह है वो फला फूला था। ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका विकास हुआ था। अब मेसोपोटामिया सभ्यता की हम बात करें तो भाई इस समय हम इसको इराक के नाम से जानते हैं, और इसने विश्व को बहुत कुछ दिया है। इस सभ्यता के लोगों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए तो हम इनको इतिहास में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं, है ना। तो इस विश्व को इस सभ्यता के लोगों ने क्या दिया है? देखिए, सबसे पहले हम लेखन कला की बात करते हैं, जिसने मानव के जीवन में एक उल्लेखनीय प्रगति
करके लाया। तो ये लेखन कला की जो शुरुआत है ना वो मेसोपोटामिया से ही हुई है। सबसे पहले मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले लिखने का काम शुरू किया था। अब लेखन का कार्य कैसे करते थे उसके बारे में एक अलग टॉपिक दे रखा है, आगे हम उस पर बात कर लेंगे। दूसरा, शहरी जीवन की हम बात करें। देखिए, सबसे पहले जो शहर विकसित होने शुरू हुए, जो बस्तियां स्थापित हुई है ना, वो कहाँ पे? मेसोपोटामिया में ही। तो इस कारण भी भाई इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा गणित के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं इन्होंने भाई, जैसे कि जमा, घटा, है ना, गुना, भाग, वर्गमूल के बहुत सारे सिद्धांत इन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए हैं। तो गणित के बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिए। इसके अलावा खगोल विद्या में आप अंतरिक्ष की बात करें, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इनके बारे में भी इनको नॉलेज था। ये सूर्य के घूमने के अनुसार समय का विभाजन इन्होंने कर लिया था। ठीक है, तो समय का जो विभाजन जो किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी कि समय के विभाजन में उन्होंने पूरे एक वर्ष को 365 से 66 दिन में बांटा था, एक वर्ष को 12 महीनों में, है ना, एक महीने को 30 से 31 दिन में बांट रखा था, एक दिन को 24 घंटे में और एक घंटे को 60 मिनट में, है ना। इस तरीके से जो समय का जो विभाजन किया वो कहाँ के लोगों ने किया? मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया था। इसके अलावा खेती की शुरुआत भी सबसे पहले मेसोपोटामिया से ही माना जाता है। ठीक है, लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे खेती की शुरुआत हो गई थी। व्यापार की बात करें तो सबसे पहले व्यापार करना भी यहीं के लोगों ने शुरू किया था। तो ये सारे मेसोपोटामिया के लोगों की देन है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और इसी वजह से हम इनको विश्व इतिहास में पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में इनको जगह दी गई है। अब देखिए, सभ्यता का समय काल क्या है, कितने साल पहले, आज से कितने साल पहले सभ्यता का विकास हुआ? तो मैं आपको बता दूं, लगभग 3500 से लेके 3200 ईसा पूर्व पहले इस सभ्यता का विकास हुआ था। अभी 2023 चल रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर मालूम है तो आप पता कर सकते हैं कि आज से कितने साल पहले इस सभ्यता का विकास हुआ। अगर आप ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर को नहीं जानते हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। हो सकता है मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँ, वहाँ से आप ईसा पूर्व और ईसवी में जो अंतर होता है उसको आप समझ सकते हैं। तो ये इस सभ्यता का समय काल हो गया। देखिए, यहाँ पे जो प्रमुख नगर जो विकसित हुए थे, जिसमें से मारी नगर है आपका, उर नगर, उरुक नगर, ठीक है। इसके अलावा बेबीलोन एक नगर था। ये वहाँ के फेमस नगर थे जिसका विकास मेसोपोटामिया में हुआ था। यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में देखिए, सबसे पहली जो ज्ञात भाषा है वो सुमेरी थी, या इसको हम सुमेरियन भी बोलते हैं। सबसे पहली ज्ञात भाषा जिसके बारे में अपने को मालूम है। उसके बाद क्या होता है, 2400 ईसा पूर्व में भाषा में बदलाव आता है और 2400 ईसा पूर्व में अक्दी को वहाँ की भाषा बना दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं 1400 ईसा पूर्व के आसपास फिर से भाषा में बदलाव आता है और अब ये यहाँ की जो भाषा बनेगी वो आरामाइक होगी, है ना। तो ये 3 भाषा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पहली सुमेरी, उसके बाद अक्दी, उसके बाद आरामाइक, ठीक है। अब देखिए, एक और चीज़ आप समझ ले कि यूरोपवासी जो थे ना, वो भी मेसोपोटामिया को बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे। अब यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया का क्या महत्व था भैया? तो देखिए, यूरोपवासियों ने मेसोपोटामिया को इसलिए महत्व दिया क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट में एक बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें सिमार का उल्लेख किया गया है और जिसका मतलब होता है ईंटों से बना शहर, और अक्सर इसको मतलब मेसोपोटामिया के साथ ही इसकी तुलना की जाती है। तो कहीं ना कहीं बाइबल के प्रथम भाग में मेसोपोटामिया का उल्लेख था। इस कारणवश यूरोपवासी जो थे वो मेसोपोटामिया को महत्व दिया करते थे। दूसरा रीजन ये था कि यूरोपवासी मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि भाई उनके पूर्वजों का जो मतलब पूर्वज जो थे वहीं पे रहते थे, वहीं से उनका विकास हुआ है। तो इस कारणवश भी यूरोप के लोग जो थे वो मेसोपोटामिया को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ठीक है, जब हम किसी भी जगह के भूगोल की बात करते हैं तो हम वहाँ के वातावरण की बात करेंगे, वहाँ के जलवायु की बात करेंगे, वहाँ की धरती की बात करेंगे, है ना। तो मेसोपोटामिया यानी कि इसको हम इराक के नाम से जानते हैं। इराक जो है वो भौगोलिक विविधताओं वाला देश है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो आप इंडिया के अलग अलग क्षेत्र की बात करें, सबका जो भूगोल है वो अलग अलग है। यहाँ पे भौगोलिक विविधताएँ हैं। इसी तरीके से इराक जो है यानी कि मेसोपोटामिया जो है वो भी भौगोलिक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे अगर हम इसके पूर्वोत्तर भाग की बात करें, है ना, पूर्वोत्तर यानी कि जो पूर्व में भी है और उत्तर में भी है, तो पूर्वोत्तर भाग हो गया। पूर्वोत्तर भाग की खास बात क्या है कि यहाँ पे हरे भरे ऊंचे नीचे के मैदान है ना, और पूरा एरिया जो है पर्वतों से घिरा हुआ है, पर्वत चारों तरफ फैले हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, स्वच्छ झरने बहते हैं, जंगली फूल है
और यहाँ पे अच्छी वर्षा भी हो जाती है, जिससे कि खेती भी यहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है। यहाँ के लोगों ने ही सबसे पहले खेती शुरू किया था। आज से 7000 से 6000 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे लोगों ने क्या किया, खेती शुरू किया था। ठीक है, अब हम उत्तर भाग में जाते हैं। तो उत्तर भाग जो है, उत्तरी भाग जो है मेसोपोटामिया का, वो स्टेपिस घास का मैदान है यहाँ पे। अब स्टेपी घास का मैदान क्या होता है? तो स्टेपी घास का मैदान होता है समतल घास का मैदान, मतलब बिल्कुल प्लेन घास के मैदान है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इस कारणवश उत्तरी भाग के जो लोग हैं वो खेती नहीं करते हैं। खेती के अलावा वो क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। पशुपालन उनके लिए बढ़िया साधन है, क्योंकि वहाँ पे घास के मैदान बहुत ज़्यादा है और उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता अपने पशुओं के चारे के लिए। तो वहाँ पे खेती ज़्यादा नहीं होती, बल्कि पशुपालन ज़्यादा करते हैं, भेड़ बकरी ऊँट और दूसरे जानवरों को पालते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पूर्वी भाग में। अगर हम पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पे बहती है दजला नदी। ठीक है, दजला नदी कौन से भाग में बहती है? पूर्वी भाग में। अब दजला नदी क्या है, यातायात के लिए एक बढ़िया साधन है, खास करके ईरान में जाने के लिए। अगर वो ईरान जाना चाहते हैं तो कौन सी नदी का इस्तेमाल करते थे? दजला नदी का इस्तेमाल करते थे, जो कि परिवहन का एक बहुत ही अच्छा साधन था। अब हम आ जाते हैं दक्षिणी भाग। भाई मेसोपोटामिया का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग था वो दक्षिणी भाग था। अब दक्षिणी भाग था रेगिस्तानी एरिया। अब भैया ये रेगिस्तानी होने के बावजूद भी क्यों था महत्वपूर्ण? तो रेगिस्तानी तो था, लेकिन यहाँ पे दजला और फरात नदी बहती थी। दजला और फरात नदी यहाँ पे क्या लेकर आती थी? अपने साथ उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, इस कारणवश ये जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी। इस कारणवश मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि भाई खेती अच्छी हो रही है, साथ ही साथ फरात और दजला नदी के पानी से खेतों की सिंचाई भी हो जाती थी, है ना। तो जब उपज अच्छी हो रही है तो लोग वहाँ पे आके बसने लगे, वहाँ की संख्या धीरे धीरे बढ़ी, खेती अच्छी हो रही है, धीरे धीरे लोगों ने व्यापार करना शुरू किया। जब लेखन कला का विकास हो गया, माप तौल का विकास हुआ, तो लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया और इस तरीके से जो एरिया था वो पूरी तरीके से विकसित हो गया। ठीक है, तो यहीं पे सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। अब क्या होता था कि फरात नदी, खास करके हम बात करें फरात नदी की, तो फरात नदी जब इस रेगिस्तानी एरिया में प्रवेश करता था तो वो कई जलधाराओं में बढ़ जाता था। कभी कभी जो इसकी जलधारा है उसमें बाढ़ भी आ जाती थी, है ना। और पुराने जमाने में क्या होता था, ये धाराएं सिंचाई के नहर का काम भी करती थी। और यहाँ के जो लोग थे गेहूँ, जौ, मटर, मशरूम की खेती के लिए सिंचाई का इस्तेमाल करते थे फरात नदी का। देखिए, खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपीज घास के मैदानों में तो पाली जाती थी। साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर भाग है, पूर्वोत्तर के जो मैदानी इलाके थे, जो पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पे भी इन जानवरों को पाला जाता था, जिससे कि भारी संख्या में वहाँ के लोगों को क्या मिल जाता था, मांस, दूध, ऊन, ये सारी चीज़ें उनको आसानी से मिल जाती थी। इसके अलावा वहाँ पे नदियों में मछलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में थी, तो मछलियाँ भी उनके मतलब ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ भी थी, तो भाई उससे भी उनका भोजन हो जाता था। इसके अलावा गर्मी में खजूर के जो पेड़ थे वो खूब ज़्यादा फल देते थे, बहुत फल देते थे, इससे भी उनके लिए भाई खाने पीने की चीज़ की व्यवस्था हो जाया करती थी। तो ये जो पूरा जो टॉपिक था वो मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पूरे 8 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेसोपोटामिया का भूगोल समझ में आ गया हो। अब हम अपने एनसीईआरटी बुक का जो अगला टॉपिक है, शहरीकरण का महत्व, उसको हम समझते हैं। तो शहरीकरण के महत्व में हम 2 चीज़ें समझने वाले हैं। एक तो श्रम विभाजन की हम बात करेंगे और दूसरा है सामाजिक संगठन। उससे पहले इसमें बता रखा है कि कहीं भी किसी भी इलाके में शहरीकरण का विकास कैसे होता है। जैसे हम पुराने समय की बात करें तो हर जगह मतलब खाली इलाके होते थे, जंगल होते थे, वो एरिया शहर कैसे बन गए? तो देखो, खेती, पहले मानव ने क्या किया, खेती शुरू किया। अब खेती करने के साथ ही क्या हुआ, दूसरी आर्थिक गतिविधि बढ़ने लग गई, जैसे व्यापार बढ़ने लग गया, वहाँ पे उद्योग धंधों की स्थापना होने लग गई, दूसरे व्यापारिक गतिविधि बढ़े, है ना, आर्थिक गतिविधि बढ़ने लग गई, तो वहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे जाके बस गए लोग, वहाँ की संख्या बढ़ने लग गई, यानी कि जनसंख्या घनत्व बढ़ा और वो एरिया क्या बन गया, फिर कस्बे के रूप में परिवर्तित हो गया, है ना। वहाँ पे और ज़्यादा लोग आके रहने लगे, लोगों का जो मन पसंदीदा मतलब जगह था वो बन गया और धीरे धीरे वही फिर क्या बन गए, शहर बन गए। अब जब शहर बने तो वहाँ पे श्रम विभाजन की मात्रा बढ़ी, मतलब कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए हमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ने लग गई थी। जैसे कि अब अगर हम इस समय की बात करें, अभी की हम बात करें, मान लो शहरों में आप रहते हैं तो वहाँ पे गोभी बेचने वाले, मतलब फ्रूट बेचने वाले अलग है, सब्जी बेचने वाले अलग है, मंडी में काम करने वाले लोग अलग होते हैं, मजदूर अलग होते हैं, है ना, डॉक्टर अलग है, सबका अपना अलग अलग पेशा होता है। तो यही है श्रम विभाजन, मतलब कि शहरों में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है और शहरों की यही खासियत होती है कि वहाँ पे श्रम विभाजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक संगठन।
अब मान लो पुराने समय में शहरों में बहुत काम होते थे, जैसे कि अनाज है, अनाज शहरों में आते थे, उनको भंडारण करके रखना है, या कोई और दूसरी धातुएं आ रही है उसको एक जगह पे रखना है, या फिर अनाज को बांटना है लोगों के बीच में, तो उसके लिए एक संगठन बना के ही काम हो सकता है, अकेले दम पे नहीं हो सकता। तो शहरों में सामाजिक संगठन की भी एक विशेष भूमिका होती है ना। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे कि शहरों में आपको रिक्शा वालों की अलग यूनियन होगा, रिक्शा यूनियन होगा, बस वालों का बस यूनियन होगा, है ना, जो कि उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो सामाजिक संगठन की मात्रा भी शहरों में देखने को मिल जाता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है शहरों में माल की आवाजाही। इसमें हम मेसोपोटामिया के लोगों के व्यापार की बात करेंगे। व्यापार बोले तो आयात निर्यात। आयात मतलब होता है जब हम कोई चीज़ दूसरे देश से मंगाते हैं, है ना, आ रहा है हमारे देश में। और निर्यात का मतलब होता है कि हम जब किसी चीज़ को दूसरे देश को देते हैं, वो क्या है, निर्यात है। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने भी आयात निर्यात किया था। कहाँ किया था, किन चीज़ों का किया था, उसको हम समझते हैं इसमें। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो था वो खाद्य संसाधन के मामले में, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके मामले में बिल्कुल समृद्ध था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी भैया वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे कमी थी तो खनिज संसाधनों की, जैसे कि, है ना, औजार बनाने के लिए औजार, या फिर मोहरे बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए वहाँ पे पत्थर नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा पहिएदार वाहनों के लिए और नाव बनाने के लिए लकड़ियों की कमी थी। इसके अलावा अनेक धातु की कमी थी, जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, इन सब चीज़ों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी थी। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने कहाँ से मंगाना शुरू किया, खाड़ी पार के जो देश थे, जैसे कि ईरान है, सीरिया है, मिस्र है, इन सभी देशों से ये क्या करते थे, खनिज संसाधन मंगाते थे। और बदले में उनको क्या देते थे, बदले में खाद्य संसाधन जो है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको देते थे। अब क्योंकि वहाँ पे भाई खेती नहीं होता था, जो खाड़ी पार के जो देश थे ना, वहाँ पे खेती कम होता था, तो उनको भाई खाद्य संसाधनों की ज़रूरत थी, और मेसोपोटामिया के लोगों को खनिज संसाधनों की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से उन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, व्यापार होना शुरू हो गया। अब व्यापार करने के लिए परिवहन के साधन की हम बात कर लेते हैं। तो परिवहन के साधनों में हम एक स्थल मार्ग की बात करें। स्थल मार्ग में बैलगाड़ी है आपके पास, है ना, घोड़ा गाड़ी हो सकता है आपके पास, उसके माध्यम से आप व्यापार कर सकते थे। जल मार्ग में नाव, है ना, नाव है, उसके माध्यम से आप व्यापार करोगे। तो स्थल मार्ग जो था काफ़ी ज़्यादा खर्चीला था, क्योंकि आपको बैलगाड़ी की व्यवस्था करनी होगी, है ना, उसके लिए अच्छी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी आपको, लकड़ियों से ही आप बनाओगे उसको। इसके अलावा आपको बैल है तो उसके लिए चारे की व्यवस्था करनी होगी, उसके रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी, है ना, तो खर्चीला होता था। इसीलिए ज़्यादातर लोग जल मार्ग को ही प्रेफर करते थे, ज़्यादातर जल मार्ग का ही इस्तेमाल होता था व्यापार करने के लिए, क्योंकि जल मार्ग बहुत ही सस्ता था। और उस समय तो फरात नदी जो था वो विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था भाई, फेमस था। इसी का इस्तेमाल होता था व्यापार करने के लिए, क्योंकि नाव को चलाने के लिए आपको किसी पेट्रोल डीजल की भी कोई खास नीड नहीं होती थी। आपको जानवरों की तरह कोई चारा नहीं खिलाना उसको, बस एक चप्पू होता है, चप्पू को आप ऐसे ऐसे हाँको। गांव में मैंने चलाया बहुत भाई, मेरे को फुल एक्सपीरियंस है इसके बारे में। ठीक है, तो चप्पू को चलाओ, नाव आगे भागेगा और आप आसानी से अपने जगह पे पहुंच जाओगे। तो इसलिए मतलब सस्ता साधन होने की वजह से लोग ज़्यादातर जल मार्ग का ही इस्तेमाल किया करते थे। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। एनसीईआरटी में अगला टॉपिक आपका दे रखा है लेखन कला का विकास। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि सबसे पहले जो लेखन कला का विकास हुआ वो मेसोपोटामिया में हुआ, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही हुआ था। ठीक है, तो देखो लेखन कला के लिए हमें लिपि की जरूरत होती है। एक होता है लिपि जिसको हम लिखते हैं, और एक होता है भाषा जो कि हम बोलते हैं। अब भाषा तो पहले आ गया था, जो हम बोलते हैं वो सब तो भाई हमने पहले ही बोलना सीख लिया था। लिखना काफ़ी बाद में हमने शुरू किया। ठीक है, यानी कि लिखने में क्या है, जो हम शब्द बोल रहे हैं उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लिपि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, है ना। मेसोपोटामिया लोगों की जो भाषा थी उसकी जो लिपि थी वो किलाकार लिपि थी। ठीक है, तो लेखन कला की ज़रूरत लोगों को क्यों पड़ी होगी, है ना, लेखन कला की नीड क्या थी भाई। तो देखो सबसे पहले तो हम व्यापार करते थे। अब व्यापार कर रहे हैं, मान लो मैं किसी को 5 किलो सामान बेच रहा हूँ, किसी को मैं 10 किलो सामान बेच रहा हूँ, किसी को 50 किलो, किसी को 100 किलो। अब मेरे को उसका भाई सब कुछ तो मैं मुँह जमाने याद रखूँगा नहीं, कब तक याद रखूँगा, महीने 2 महीने, उसके बाद भूल जाऊँगा मैं। तो इसीलिए जब अपने हिसाब किताब का लिखित रूप, लिखित ब्यौरा रखना था, लोगों को लिख कर रखना था, तभी उनको लेखन कला की ज़रूरत पड़ी थी। और मेसोपोटामिया से जो सबसे पुरानी पट्टिका मिली है वो 3200 ईसा पूर्व की है, जो किस बात को दर्शाता है कि लगभग 3200 ईसा पूर्व पहले उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था
और इस पट्टिका पे बैलों के चित्र, मछलियाँ, रोटियों की मतलब बहुत सारी सूचियाँ मिली हैं हमारे को। लगभग 5,000 से भी ज़्यादा सूचियाँ हमारे को इसमें मिले हैं लिखे हुए। ठीक है, अब मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य कैसे करते थे, किस प्रकार से करते थे? तो वो चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पे लेखन कार्य करते थे। अब ये पट्टिका क्या होती है, आप चित्र देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये पट्टिका है चिकनी मिट्टी की। गांव की मैं बात करूँ भाई, बिहार से हूँ मैं, और वहाँ पे हम, जैसे मैं अपनी मतलब चाइल्ड एज की बात करूँ, तो वहाँ पे हम भी स्लेट पे लिखते थे। स्लेट यानी कि पट्टिका टाइप ही होता था, जो कि काली मिट्टी का बना होता था, और उस पर हम चौक से लिखते थे, उसके फिर गोभी के डंडे से उसको मिटा दिया करते थे। इस तरीके से हमने भी लेखन कार्य भाई किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने स्टडी ऐसे ही की है। मेसोपोटामिया के लोग भी चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेखन कार्य करते थे। अब देखिए चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं को बनाते कैसे थे। तो चिकनी मिट्टी की पट्टिका को बनाने के लिए क्या करते थे, चिकनी मिट्टी को बिल्कुल आटे की तरह गूंदते थे, है ना, गूंद लेते थे। उसके बाद उसको हाथ से थाप कर उसको एक ऐसा आकार दे देते थे जिससे कि उसको हाथ में आसानी से पकड़ सकते थे। और उसके बाद वो किलाकार लिपि से उस पर क्या करते थे, लेखन कार्य करते थे। लेकिन उस पट्टिका को सूखने से पहले ही उस पर लेखन कार्य करना होता था। एक बार जब पट्टिका सूख गई तो उस पर लेखन कार्य नहीं हो सकता था। इसलिए छोटे मोटे हिसाब के लिए भी उनको एक नई पट्टिका बनानी होती थी। अब पट्टिका पे लेखन कार्य करने के बाद भाई उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया, तो उस पर क्या होता था, जो अक्षर लिखे जाते थे वो परमानेंट फिक्स हो जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे किलाकार लिपि का इस्तेमाल करते थे लेखन कार्य करने के लिए। अब देखिए आपको पता है भाषा तो भाई, लिपि तो पता चल गया, किलाकार भाषा सुमेरी भाषा थी सबसे पहली, उसके बाद अकदी, उसके बाद आरामाइक, ये 3 भाषा वहाँ के लोगों ने इस्तेमाल किया था। अब लेखन कार्य का इस्तेमाल केवल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं होता था, बल्कि शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि का जो ट्रांसफ़र किया जाता था उसको कानूनी मान्यता देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। राजाओं के कार्यों का उल्लेख करने के लिए, उनका व्याख्यान करने के लिए, है ना, कानून में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में उद्घोषणा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो कहीं ना कहीं लेखन कला ने क्या किया है, मतलब हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया है। एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलता है लेखन कला के विकास के माध्यम से। अब हम बात करते हैं साक्षरता दर की। मेसोपोटामिया में साक्षरता दर क्या थी? साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी? तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या भाई वहाँ पे बहुत कम थी। अब कम क्यों थी भाई, क्या रीज़न था? पहला रीज़न तो ये कि भाई वहाँ पे जो लिपि है, लिपि में चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी। और दूसरा रीज़न ये कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदी भी थी, काफ़ी ज़्यादा कठिन थी, इसको सीखना बहुत मुश्किल था। प्लस में पट्टिका बनाना भी भाई बहुत मुश्किल भरा काम था, है ना। तो इन कारणों से क्या था कि वहाँ पे साक्षरता दर काफ़ी कम थी, कम लोग पढ़े लिखे थे। तो ये हो गया आपका साक्षरता दर के बारे में। सो दोस्तों ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। लगभग 50% आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। 50% रहेगा जो कि पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया जाएगा आप लोगों का, मतलब पूरा सिलेबस भाई रोशन साई स्टडी पॉइंट पे करवाया जाएगा। कुछ भी हम मिस नहीं करने वाले हैं, सब कुछ हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताना है, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके, अपनी स्टडी को बेहतर कर सके और 11th क्लास की जो भी मतलब फाइनल एग्जाम है उसमें फोड़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।